चलो देखो जान दो, आज अपन जो है बिल्कुल एक्टिव के बैठ जाओ बेटा। आज जो है अपन एनएलएम स्टार्ट करने हैं। एनएलएम का मतलब हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा सा बिल्कुल एक्टिव के समझे बेटा। वैसे 11th वाले तो पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर से दोबारा जीरो लेवल से ही समझने की कोशिश करें, ठीक है। एडवांस मत बोलना, ड्रॉपर वालों को डिस्टर्ब नहीं हो। हालांकि ड्रॉपर कहने मात्र में तो 2 बच्चे हैं आज, फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट है। तो चलो देखो एनएलएम की हम बात कर रहे हैं बेटा ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? एनएलएम की, है ना। तो ध्यान देना एनएलएम के अंदर, सब बच्चे ध्यान देना बेटा एक्टिव होके। एनएलएम मतलब होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, तो ध्यान देना बेटा। क्वेश्चन कैसे आता है, उन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ की। बताओ किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फर्स्ट लॉ की। तो फर्स्ट लॉ के लिए मैं जो कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आप डायरेक्टली याद रखें। फर्स्ट लॉ ये कहता है न्यूटन्स का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किस में रहेगा? मोशन में ही रहेगा। प्यारे बच्चों बात सुनना मेरी और समझना। मैंने क्या बोला? न्यूटन्स लॉ को आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो किस में रहेगा? मोशन में। लेकिन एक बात बताई गई है फर्स्ट लॉ के अंदर कि जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। मतलब ये दोनों केस तब पॉसिबल है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। यानी कि उल्टा सोचें, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो रेस्ट वाला चल सकता है और चलने वाला रुक सकता है। अरे मेरी बात को समझो ना। लेकिन इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स या तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट में, या ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? मोशन में। ये बात किसने बताई है? ये बात बताइए बेटा, आप ध्यान रखें, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने। कंक्लूजन क्या निकलता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का? इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। बात सुनो, फर्स्ट लॉ ये बोलता है, ये फोर्स को डिफाइन करता है। बताओ किसको डिफाइन करता है? ये फोर्स को डिफाइन करता है। बताओ ये किसको डिफाइन करता है बेटा? फोर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ रहे कि फर्स्ट लॉ क्या करता है, तो ये फोर्स को डिफाइन करता है। बताओ किसको डिफाइन करता है बेटा? फोर्स को। एक और कंक्लूजन यहां से निकल के आता है प्यारे बच्चों अपने पास में, यानी कि ये निकल के आता है कि अगर एफ नेट 0 हो ना तो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। लेकिन एफ नेट 0 है ना, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो बॉडी मोशन में भी रह सकती है। बॉडी किस में रह सकती है? मोशन में। हालांकि ये बात सोचने में बड़ी अजीब लगती है। ऐसा लगती है कि बिना फोर्स कैसे मोशन में रह सकती है, कैसे चल सकती है बेटा? आप मेरी बात को समझिएगा। लेकिन कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि फोर्स 0 है, क्या ऑब्जेक्ट मोशन में रह सकता है? तो आप बोल देना यस रह सकता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि उन्होंने क्या बताया? कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी? रेस्ट में। कोई बॉडी मोशन में है तो किस में रहेगी? मोशन में, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। यानी कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? 0। तो ऑब्जेक्ट या तो किस में रहेगा? रेस्ट में, या किस में रहेगा? मोशन में। लेकिन एक खास बात है, एक खास बात है, वो समझना आप। यहां से क्या निकल के आता है कंक्लूजन, यानी कि आपसे कोई पूछ ले कि नेट फोर्स हमारे पास में 0 है, क्या ऑब्जेक्ट मोशन में रह सकता है? तो आपका आंसर होगा यस, बिल्कुल रह सकता है। यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है, और F की वैल्यू अगर 0 हो गई तो एम ए क्या हो गया? 0। तो A क्या हो गया? 0। ये तभी पॉसिबल है जब V क्या हो? कांस्टेंट। बताओ V क्या हो? कांस्टेंट। यानी कि जो मोशन होगा ना वो किससे होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा। अरे यार बात देखो ना, A 0 है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बोलो ना यार। यानी कि एक को अगर आप इसको और ढंग से लिखो तो dv अपॉन क्या लिख सकते हो? dt। और किसी का भी डिफरेंशिएशन कब 0 होता है? कांस्टेंट का। यानी कि v क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो v क्या हो गया यहाँ पे? कांस्टेंट। क्या प्यारे बच्चों आप सब बात समझ में आ गई क्या? यानी कि अगर नेट फोर्स 0 है तो जो मोशन होगा ना, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, सबकी समझ आ रही है ना बेटा? यदि नेट फोर्स 0 है तो जो मोशन होगा ना वो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। बताओ किससे होगा बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका। कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। एक समान रूप से उसकी गति जो है वो होगी। बताओ क्या फर्स्ट लॉ समझ में आ गया क्या पूरा बेटा? फर्स्ट लॉ में देखो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ जो है वो डिफाइन किसको करता है? फोर्स को डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है फोर्स की, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बोला कि अगर एफ नेट 0 है तो या तो ऑब्जेक्ट किस में रह सकता है? रेस्ट में, या किस में रह सकता है? मोशन में। लेकिन मोशन में रहेगा तो कौन सा मोशन होगा? वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि आप बताओ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अरे यार बोलो ना। और वेक्टर जो है ना वो 2 चीज़ों से चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन भी जो है ना वो क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। डायरेक्शन भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ना तो डायरेक्शन बदलेगी
और ना ही वैल्यू बदलेगी, ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से प्यारे बच्चों क्या करेगा, मूव करेगा। क्या प्यारे बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये तो है फर्स्ट लॉ की बात। बताओ किसकी बात है बेटा, फर्स्ट लॉ की। अब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ फोर्स को, बोलो किसको डिफाइन करना चाहूँ बेटा, फोर्स को, तो फोर्स क्या है, एक फैक्टर है। बताओ फोर्स क्या है बेटा, एक फैक्टर है जो कि पुश और पुल की फॉर्म में होता है। बताओ किसकी फॉर्म में होता है बेटा, पुश और पुल की फॉर्म में होता है। बताओ फोर्स क्या है बेटा, एक फैक्टर है जो किसकी फॉर्म में होता है बेटा, पुश और पुल की फॉर्म में होता है। आप यहां ये समझना, ये क्या कर सकता है, ये इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से देखो, आप ये देखो कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है। बताओ क्या हो सकती है बेटा, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है फोर्स की वजह से। आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, उस पर धक्का लगाओगे तो वो और तेज चलने लगेगा। वेलोसिटी को क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ठेला गुजर रहा है, सामने आके आप उसको रोक रहे हो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे हो रही है, रोक भी सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप वेलोसिटी को क्या कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो। आप रेस्ट को जो है वो मोशन में ला सकते हो। बताओ रेस्ट को क्या कर सकते हो आप, मोशन में ला सकते हो। और मोशन को आप किस में ला सकते हो, रेस्ट में। किसके द्वारा बेटा, फोर्स के द्वारा। मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। रेस्ट को किस में ला सकता है बेटा, मोशन में। मोशन को किस में ला सकता है, रेस्ट में। आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आप ये ध्यान रखना बेटा, डायरेक्शन क्या कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आप शेप और साइज चेंज कर सकते हो बेटा, क्या कर सकते हो, शेप और साइज जो है ना वो चेंज कर सकते हो। आपको पता है फोर्स लगाओगे, जैसे कि बेलून है, बेलून को आपने दबा दिया, बेलून क्या हो गया, फूट गया, उसकी साइज शेप क्या कर दिया आपने, चेंज कर दी, साइज चेंज कर दी, ठीक है ना बेटा। तो आप शेप और जो साइज है वो क्या कर सकते हो बेटा, चेंज कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूं कि फोर्स क्या है, एक प्रकार का फैक्टर है जो पुश और पुल की फॉर्म में होता है। बोलो क्या होता है बेटा, पुश और पुल की फॉर्म में होता है, जो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप और साइज क्या कर सकता है बेटा, चेंज कर सकता है। नोट लिखने वाली जो बात है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे, वो ये है, समझना सब बच्चे, थोड़ा सा मैं फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन में खत्म करते चैप्टर पर। नोट जो मैं लिख रहा हूँ ना, नोट का मतलब ये है बेटा, हम फोर्स के बारे में लिख रहे हैं कि फोर्स के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि फोर्स के लिए 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में हो। फोर्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि 2 ऑब्जेक्ट किस में हो, कांटेक्ट में। यानी कि अगर सिंपल बात करें ना, तो जो फोर्स है ना उसको हम 2 टाइप का बता सकते हैं, है ना। एक तो क्या बोल सकते हैं बेटा, कांटेक्ट फोर्स, बोलो ना यार। एक तो क्या बोल सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स, और एक क्या बोल सकते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिंपली भाषा में बता रहा हूं मैं आपको ना बेटा। तो हम फोर्स को 2 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो हम फोर्स के लिए लिख सकते हैं कि फोर्स क्या होता है बेटा, कांटेक्ट फोर्स, और एक क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के लात मारो तो फुटबॉल क्या करेगी, मूव करेगी। अब एक बात बताओ, फुटबॉल मूव किसकी वजह से करी, फोर्स की वजह से, बोलो ना यार। लेकिन वो फोर्स कौन सा है, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना। क्योंकि हमने जब लात मारी तो हमारा जो पैर है ना वो किसके टच हुआ, फुटबॉल के टच हुआ, बोलो ना यार। 2 चार्ज के बीच में अगर हम फोर्स की बात करें, रिपल्सन और अट्रैक्शन, तो आपको पता है दोनों चार्ज क्या नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उनके बीच भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है बेटा, नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या नहीं करे बेटा, टच नहीं करे, वो कौन सा फोर्स होता है बेटा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जिसमें ऑब्जेक्ट टच करता है वो कौन सा फोर्स होता है बेटा, कांटेक्ट फोर्स। क्या प्यारे बच्चों एक बार बताओ, फर्स्ट लॉ वाला चीज समझ में आ गई आपके, फैक्टर वाली बात समझ में आ गई। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है बेटा, एक तो ये ध्यान रखना, यूनिट की अगर हम बात करें, बताओ किसकी बात करें बेटा, यूनिट। तो यूनिट इसकी होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ क्या होती है बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। और ये होता है बेटा एसआई सिस्टम के अंदर। बताओ कौन से सिस्टम के अंदर बेटा, एसआई सिस्टम के अंदर। बताओ बात समझ में आ गई क्या बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है ना, फोर्स की यूनिट। और इसके ये कौन से सिस्टम में होता है, एसआई सिस्टम में होता है। अगर बेटा मैं इसको और बात करूं सीजीएस सिस्टम में, बताओ किसमें, सीजीएस, तो ये होती है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। बताओ क्या होता है बेटा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। और इसको जो है ना हम डाइन बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं बेटा, डाइन बोलते हैं। और ये सीजीएस सिस्टम है। बताओ कौन सा सिस्टम है बेटा, सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, डाइन होती है। बताओ क्या होती है बेटा, डाइन होती है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या, सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन, और उसके अंदर क्या होती है, न्यूटन। एक खास बात हो रही है यहाँ पर, अगर बेटा आपके ऐसे लिखा जाए kgWt, बोलो क्या लिखा जाए, kgWt, तो ये समझना kg जो WT है ना बेटा, ये भी फोर्स की यूनिट है। बताओ किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। बताओ ना प्यारे बच्चों क्या होती है, 9.8 न्यूटन। कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके पास kgWt लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा बेटा, kgWt, बोलो ना यार। हिंदी में लिखा सकता है, मतलब कि लैंग्वेज में लिखा सकता है किलोग्राम वेट। क्या लिखा सकता है, किलोग्राम वेट। तो किलोग्राम वेट किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 न्यूटन।
आपके वहां पे ऐसा लिखा जा सकता है KGF। क्या लिखा जा सकता है बेटा? KGF। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 9.8 न्यूटन होती है। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है बेटा? 9.8 न्यूटन होती है। आपके पास प्यारे बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है ग्राम WT। बोलो क्या लिखा जा सकता है? ग्राम WT। इसकी वैल्यू होती है 980 डाइन। बोलो क्या होती है? 980 डाइन। ग्राम आते ही कौन से में आ गया? CGS में। तो न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डाइन। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 980 डाइन। बोलो ना यार बेटा, कितना जाएगा? 980 डाइन। बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? एक बात मोस्टली और आपको ये तो सारी चीजें लर्न रखनी है। एक और यार, 1 न्यूटन जो है ना वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। बोलो बेटा क्या होता है? 1 न्यूटन क्या होता है बेटा? 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। हमेशा ध्यान रखना, CGS यूनिट छोटी होती है SI यूनिट से। हमेशा कौन बड़ी होती है? SI यूनिट। आप देखो ना, SI यूनिट में 1 किलो होता है और CGS में क्या होता है? 1000 ग्राम। मतलब आपको 1 ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा? 1000 से। तो न्यूमेरिकली हमेशा कौन बड़ी होती है? न्यूमेरिकली बता रहा हूं मैं, ऐसे तो इक्वल होगी। अरे यार KG 1000 ग्राम की क्या है? इक्वल है। लेकिन न्यूमेरिकली कौन बड़ा है? इधर तो 1 kg, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है? 1। उधर क्या आ रहा है? 1000 ग्राम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रहा है? 1000। बोलो ना, बात समझ में आई ना बेटा? तो ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1000 टाइम्स के इक्वल 1 kg है। अरे यार देखो ना, उसके 1000 टाइम्स के इक्वल क्या है? 1 kg। मतलब 1 ग्राम को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे जब जाके क्या आएगा? 1 kg आएगा। तो बताओ 1 kg और 1 ग्राम में से कौन बड़ा है? KG और ग्राम में से कौन बड़ा है? KG बड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखना, SI यूनिट हमेशा क्या होती है बेटा? बड़ी होती है। और CGS यूनिट हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। ये कंफ्यूजन हो जाए ना आपको कि 10⁻⁵, क्योंकि कई बार इसको ऐसा लिखा आता है 1 डाइन, तो आप कंफ्यूज होते हो। 10⁻⁵ न्यूटन ऐसा लिखा आता है। 1 डाइन इक्वल टू क्या आता है? 10⁻⁵ डाइन। एक ही बात है बेटा दोनों। बोलो ना यार। अब वहां कंफ्यूजन होता है, प्लस में आएगा माइनस में आएगा। एक बात बताओ, इधर क्या है? न्यूटन, इधर क्या है? डाइन। तो कौन बड़ा होगा? न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, माइनस में आ गया तो आपको पता है न्यूटन क्या हो जाएगा? छोटा। प्लस में आएगा तभी तो न्यूटन क्या होगा? बड़ा। अरे ये इसके इतने टाइम्स हो गए हैं ना, तो ये इसको आप थोड़ा ध्यान रखें कि कब माइनस आना है, कब प्लस आना है। आप तो इसको याद रखें, ये ऑटोमेटिकली आप निकाल लोगे, क्योंकि 10⁵ नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁵ डाइन हो जाएगा। बताओ ये फोर्स। और बेटा इसके बारे में जो है फर्स्ट लॉ के बारे में आपके समझ में आ गई क्या बेटा? चलो इसको कॉपी करो फटाफट फास्ट। देखो ध्यान दो बेटा, सब अच्छे ध्यान देना। अब हम बात कर रहे हैं, देखो हमने अभी पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, हमने फोर्स के बारे में देखा बेटा। अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं इनर्शिया के बारे में। देखो इनर्शिया क्या होता है बताओ बेटा? इनर्शिया ना एक प्रॉपर्टी है। बोलो क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है? अपनी स्टेट चेंज का क्या करती है बेटा? अपोज करती है। बताओ स्टेट चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। प्यारे बच्चों, इनर्शिया क्या चीज़ है? इनर्शिया प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो अपनी स्टेट चेंज का क्या करती है? अपोज करती है। यानी कि अगर कोई रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाहेगा बेटा? रेस्ट में। अगर उसको मोशन में लाओगे आप तो वो अपनी स्टेट चेंज का क्या करने की कोशिश करेगा? अपोज। लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स उसे आना तो पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। मेरा कहने का मतलब है जो रेस्ट में है वो किस में रहना चाहता है? रेस्ट में ही रहना चाहता है। वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी क्या है? मजबूरी है। लेकिन उसकी क्या है? मजबूरी है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसे आना ही पड़ेगा। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला, जो इनर्शिया है वो क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? स्टेट चेंज अपोज करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेस्ट से मोशन का ये अपोज करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है, तो वो भी किस में रहना चाहेगा? मोशन में ही। वो अपने मोशन को रेस्ट में आने का क्या करेगा? अपोज करेगा। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया। इसका मतलब कि ये ढंग से समझ में आएगा आपके एक और एग्जाम्पल से। एक इंपॉर्टेंट बात है, इनर्शिया जो है ना बेटा ये मास पे डिपेंड करता है। बताओ किस पे डिपेंड करता है बेटा? मास पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड, अगर हम बात करें कि इसकी ये डिपेंड किस पे करता है तो हम क्या लिखेंगे बेटा? मास। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इनर्शिया है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि ये मतलब कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये स्टेटमेंट फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं कि मास बढ़ने पर इनर्शिया क्या होता है? बढ़ता है। तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखें। मैंने केवल याद करने के लिए ट्रिक वाइज बताया है आपके, बाकी ऐसा फिजिक्स में कोई फॉर्मूला होता नहीं है।
बोलो मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया, जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, मास के होता है। अगर मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टाइप्स की, बताओ किसकी बात करूँ बेटा, टाइप्स की। तो इनर्शिया जो है ना वो 3 टाइप्स का होता है। बताओ कितने टाइप्स का होता है बेटा, 3 टाइप्स का। पहला होता है इनर्शिया इन रेस्ट। बोलो क्या होता है बेटा, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन रेस्ट। और दूसरा होता है बेटा क्या, बोलो, इनर्शिया इन मोशन। बेटा 3 टाइप का होता है। तीसरा होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन। बताओ इनर्शिया कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन और इनर्शिया इन डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में। कोई मोशन में है तो किस में रहना चाहेगा, मोशन में। और जिसकी जो डायरेक्शन चल रही है ना वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना नहीं चाहेगा। इनके एक एक एग्जांपल से पूरा इनर्शिया आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बताऊं आपको, अगर हम पहले की बात करें बेटा इनर्शिया इन रेस्ट की, तो मान लो मेरे पास में ये जो है वो एक गिलास है और इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है बेटा। और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक पतला सा पेज रखता हूँ आपकी नोटबुक का, ठीक है। और इसके ऊपर एक 10 रुपये का कॉइन रख दिया, मोटा सिक्का रख दिया। बोलो ना यार यस और नो। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस पेपर को पकड़ के खींचता हूँ। तो पेपर को पकड़ के खींचता हूँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले ये जो कॉइन है वो किस में है बेटा, रेस्ट में। अब मैंने इसको पकड़ के खींचा तो ये कॉइन कहाँ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बताओ कहाँ गिर जाएगा, नीचे। कारण अरे यार ये कहाँ गिर जाएगा, नीचे। कारण क्या है, ये रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहेगा। अब बताओ इसको पहले तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन दे रहा था, पेपर दे रहा था। अरे इसको मतलब कि जो सपोर्ट है वो कौन दे रहा था, पेपर। अब जब आपने पेपर हटा लिया तो ये कहाँ गिर जाएगा, नीचे। तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, इनर्शिया इन रेस्ट का एग्जाम्पल है। बताओ किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया इन रेस्ट का एग्जाम्पल है। बोलो ना यार यस और नो। अगर मान लो मैं आपको बताऊं, इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसी के अंदर। फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। प्यारे बच्चों देखो, जैसे कि मान लो ये बस है, ये बस खड़ी हुई है, ठीक है, अभी खड़ी हुई है बस, ठीक है। इसका टायर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। और इसके अंदर ये भाई साहब है एक, जो ये खड़े हुए हैं सीधे, ठीक है, इस बस के अंदर सीधे खड़े हुए हैं। अब क्या हुआ, बस रेस्ट में। बताओ किस में बेटा, फिलहाल के लिए रेस्ट में। बोलो किस में बेटा, फिलहाल के लिए रेस्ट में। जो ही बस एकदम से चलेगी आगे, जो ही बस क्या होगी बेटा, एकदम से आगे चलेगी, तो ये भाई साहब क्या होंगे, देखो जो ही ये बस आगे चल गई एकदम से, तो ये भाई साहब कुछ इस तरीके से हो जाएंगे और फाइनली ये भाई साहब नीचे गिर जाएंगे। तो नीचे गिरने का कारण क्या है इन भाई साहब का, इनर्शिया इन रेस्ट। अब कैसे, जैसे कि मान लो मैं खड़ा हूं, ये बस है मान लो, अब मैं खड़ा हूं तो मैं किस में हूं, रेस्ट में। तो मैं किस में रहना चाहूंगा, रेस्ट में। बोलो ना यार, मैं किस में हूं, रेस्ट में। तो किस में रहना चाहूंगा, रेस्ट में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, बोलो यस और नो। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रहना चाहूंगा। अब मान लो बस चली गई, आगे चल रही है बस। अब बताओ मेरे पैर कहाँ टिके हुए हैं, बस की सरफेस पे। तो बस की सरफेस पे मेरे पैर टिके हुए हैं, तो मेरे पैर बस की सरफेस के साथ कहाँ जाएंगे, आगे। लेकिन मेरी बॉडी कहाँ रहने का प्रयास करेगी, यहीं। आप समझो ना मेरी बात को ध्यान से। और मेरे पैर कहाँ चले गए, आगे। तो एक बार बताओ, अब इस बॉडी को क्या नहीं मिल रहा है, सपोर्ट। तो कहाँ गिरेंगे, पीछे गिरेंगे। तो अगर कोई भी बस खड़ी हुई है और एकदम से स्टार्ट हो जाती है और आगे की तरफ चलती है, तो आदमी कहाँ गिरता है, पीछे। इसका किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया इन रेस्ट। बताओ प्यारे बच्चों, आप बात समझ में आ गई क्या। अब समझना मेरी बात को ध्यान से। हम बात कर रहे हैं बेटा इनर्शिया इन मोशन की बात कर रहे हैं। बताओ किसकी बात कर रहे हैं, इनर्शिया इन मोशन की बात कर रहे हैं। बोलो यस और नो बेटा। इनर्शिया इन मोशन के अंदर ध्यान देना आप, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इनर्शिया इन मोशन की बात कर रहा हूँ। अब समझना, मान लो उल्टा करो। अब ये बस है और ये इसके अंदर टायर हो गया और ये इसके अंदर जो है ये भाई साहब खड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन इस बार है ना बस जो है वो आगे चल रही है। बस किस में है बेटा, मोशन में। पहले बस यहाँ किस में थी, रेस्ट में। रेस्ट से किस में आई थी, मोशन में। अभी बस किस में है भाई, अभी बस है मोशन में भाई साहब। बोलो बस किस में है, मोशन में। और बस थोड़ी सी देर के बाद लगा देती है ब्रेक, तो बस आ जाती है किस में, रेस्ट में। प्यारे बच्चों, बस किस में आ जाएगी, रेस्ट में। मेरी बात समझ रहे हो आप। पहले बस किस में है बेटा, मोशन में। ये आदमी भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे, मस्त तरीके से खड़े हुए हैं और बस आराम से चल रही है। अब ये भाई साहब भी चल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब मोशन में बस है तो ये भाई साहब किस में है, अरे कैसे रेस्ट में, ये भी तो मोशन में है ना, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे यार बताओ ना यार, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई साहब भी किस में, मोशन में। तो भाई साहब की बॉडी क्या बोलती है कि मोशन में रहने का प्रयास करेगी, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया। बोलो ना यार। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे ये बस चल रही है लेकिन एकदम से रुक जाएगी। अब बताओ मेरी बॉडी चलना, देखो मैं अगर मेरी बॉडी चल रही है, बताओ किस में, मोशन में। अब एकदम से बस रुक जाएगी तो मेरी बॉडी तो क्या चाहेगी, चलना ही चाहेगी ना। मेरी बॉडी तो क्या चाहेगी, चलना। रुकना चाहेगी
नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया के रीजन से, मतलब इसके अंदर डेवलप हो गया है इनर्शिया इन मोशन। बताओ क्या डेवलप हो गया है? इनर्शिया इन मोशन। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? क्या डेवलप हो गया है? इनर्शिया इन मोशन। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो ही बस रुकी तो मेरी बॉडी तो कहाँ मूव कर रही है? आगे, लेकिन मेरे पैर किसके चिपके हुए हैं? बस की फर्श पे। तो मेरे पैर तो किस में आ गए? रेस्ट में, लेकिन मेरी बॉडी कहाँ चली गई? आगे। तो कहाँ गिरूंगा मैं? आगे। बोलो यस और नो बेटा। ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया इन मोशन का एग्जांपल है। अब तीसरी हम बात कर लेते हैं बेटा डायरेक्शन की। बताओ किसकी बात कर लेते हैं? डायरेक्शन की। मान लो ये कार है, बोलो क्या है बेटा? कार है। इसी प्रकार की कार होती है ना डायग्राम में, ये ध्यान रखना बेटा। ये क्या है? कार है, और इसमें एक विंडो है। लड़ाई ये हो रही थी विंडो के पास कौन बैठेगा, तो एक भाई साहब जो है विंडो के पास बैठे हुए हैं, ठीक है। ये विंडो इधर के साइड में विंडो है, आप समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। अब ये रोड है ना, ऐसे है बिल्कुल, ये रोड ऐसे है ये रोड, ठीक है। ये रोड ऐसे है, ठीक है बेटा। अब जो ही ये जा रही है इस डायरेक्शन में, अब बताओ मेरी बॉडी कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस भाई साहब की बॉडी मोशन में किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये चाहेगा कि ये मोशन जो हो ना वो कंटिन्यूसली किस डायरेक्शन में हो? इस डायरेक्शन में। मोशन चेंज नहीं हो, मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो, चाहता तो ये है, लेकिन मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो मजबूरी में चेंज होना पड़ेगा। अब आप ये समझो रोड जो है ना वो ऐसे है, देखो ना, समझो ऐसे घुमा हुआ है ना। होगा क्या? जो ही अपन बैठे हुए हैं और मान लो ये भाई साहब बैठे हुए हैं और ये गाड़ी चल रही है, और जो ही ये मुड़ाएंगे तो इन भाई साहब पे विंडो के साइड में बाहर की तरफ धक्का लगेगा। क्या लगेगा? बाहर की तरफ। मान लो सपोज दैट विंडो जो है वो सारी है, वो खिड़की है ना, खिड़की को हटा दो, गाड़ी में खिड़की नहीं है, और भाई साहब बैठे हुए हैं मस्त तरीके से, और गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड से, ठीक है ना, और ये ऐसे टर्न हो गया, ठीक है ना। तो वो भाई साहब है ना इधर नहीं जाएंगे, भाई साहब गाड़ी तो जाएगी इधर, लेकिन वो भाई साहब कहाँ जाएंगे? सीधे जाएंगे। देखो गाड़ी तो ऐसे जाएगी, लेकिन ये भाई साहब किधर जाएंगे? सीधे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनर्शिया इन डायरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? इनर्शिया इन डायरेक्शन की। तो बताओ इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 टाइप के, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। बोलो बात समझ आ गई बेटा? तो ये 3 प्रकार के इनर्शिया जो है प्रॉपर्टी हो गई। इसका मेजरमेंट किससे करते हैं हम? मास से। जिसका मास ज्यादा होगा उसका क्या होगा? इनर्शिया ज्यादा होगा। यही कारण है, अगर आपसे कोई पूछ ले, वो पवन चक्की होती है ना, वो एक बार स्टार्ट हो गई ना चलना तो लंबे समय तक चलती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका वजन क्या है? ज्यादा है। उसका मास क्या है? ज्यादा है। तो उसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा। अगर वो एक बात, पहली बात तो पवन चक्की को चलाना ही कठिन है, क्योंकि वो रेस्ट में है, तो किस में रहना चाहिए? रेस्ट में। और उसको चेंज कराना क्या होगा? मुश्किल। और लेकिन एक बार चलने लग गई तो उसको रोकना क्या होगा? मुश्किल। मेरी बात समझ में आ गई ना बेटा? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। बताओ इनर्शिया वाला पूरा समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, मोमेंटम पढ़ते हैं फास्ट। क्या पढ़ा दिया मैंने? अच्छा इनर्शिया पढ़ा दिया ना, अब पढ़ेंगे मोमेंटम। बोलो क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। बिल्कुल इजी है, छोटी सी बात है। मोमेंटम को ना पी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mv। बोलो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू mv। p क्या है यहाँ पर? मोमेंटम। m क्या है बेटा? मास। v क्या है? वेलोसिटी। यानी कि मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोमेंटम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ईजी है। अगर इसकी यूनिट की बात कर ली जाए तो आपको पता है बेटा मास की क्या होगी? kg, और इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन तो आप निकाल ही सकते हो बेटा, क्योंकि आपको पता है डिवाइड में उसको कहाँ लेते हैं? हम ऊपर लेते हैं। तो डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी? m1 l1 t -1, क्योंकि डिवाइड में उसको ऊपर लेंगे तो वो किस में आ जाएगा बेटा? माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो भी लिख लो कि यार उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केजी की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। मीटर की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड आ जाएगा। यानी कि मोमेंटम में तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस इतना सा याद रखना है कि भाई साहब ये जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। अगर इसकी डायरेक्शन की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? डायरेक्शन की। तो इसकी डायरेक्शन होती है बेटा अलोंग टू वेलोसिटी। बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होती है प्यारे बच्चों? अलोंग टू वेलोसिटी। क्योंकि आप बताओ ना, यहाँ इक्वल में आ रहा है ना, अरे क्या आ रहा है? इक्वल में। तो इक्वल में आ रहा है तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही किसकी होगी बेटा? मोमेंटम की होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब मेन है अपने पास में न्यूटन सेकंड लॉ। बताओ क्या है बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? तो F इक्वल टू dp/dt, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। बोलो ये क्या है बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ है। बताओ क्या है? F विल बी इक्वल टू, बोलो बेटा, dp/dt। इसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। याद करो F इक्वल टू क्या बेटा? dp/dt। dp/dt, d/dt को हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं अपन। p क्या हो गया बेटा? मोमेंटम। यानी कि क्या हो गया बेटा? रेट ऑफ चेंज, एक मिनट रुको बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू, बोलो बेटा, इक्वल टू फोर्स। वैसे एक बात बताऊं क्या? वैसे तो न्यूटन ने एग्जैक्टली क्या बोला था पता है आपको? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अरे बोलो ना यार, मतलब जो यूं बोल दो, जो फोर्स है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक क्या है, कांस्टेंट, लेकिन प्रैक्टिकली उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। प्रैक्टिकली उस कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो कितनी आई बेटा, 1 आई। मैंने क्या बोला, F इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो गया, dp/dt हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बताओ क्या बोलेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बताओ क्या ये सारी बात समझ में आ गई, क्या बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। अब सुनना, यहां से इसके ना 2 पोर्शन होते हैं बेटा। कितने पोर्शन होते हैं बेटा, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। देखो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो 2 पार्ट में समझना आप, क्योंकि आपको पता है सब बच्चों को P इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv। बोलो P इक्वल टू क्या होता है बेटा, mv। चलो एक काम करते हैं, इसके 3 पार्ट कर लेता हूं मैं फिलहाल के लिए। बताओ कितने पार्ट कर लेता हूं बेटा, 3 पार्ट कर लेता हूं। बोलो ना यार यस और नो। इसके 3 पार्ट कर लिए फॉर्मूले को। F इक्वल टू क्या होता है, dp/dt। बोलो मेरी बात समझ आ गई बेटा। तो आप इसको यूं समझो प्लीज बच्चों, समझना। इसके 3 पार्ट कर लिया। एक बार मैं बोल रहा हूं कि मास जो है ना वो कांस्टेंट है। बताओ मास क्या है, कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। एक बार मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बताओ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और एक बार मैं बोल रहा हूं कोई भी कांस्टेंट नहीं है ना, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों क्या है, वेरिएबल है। मास और वेलोसिटी दोनों क्या है, वेरिएबल। प्लीज बच्चों सुनना, F इक्वल टू क्या गया, dp/dt। मान लो बेटा इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे F इक्वल टू d/dt और P की जगह क्या लिखूंगा, mv। और यहाँ भी F इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, d/dt और यहाँ भी क्या लिखूंगा बेटा, mv। और यहाँ ओ भाई साहब कहाँ लिख दिया, ओ यहाँ लिखूंगा ना F इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो बेटा d/dt और यहाँ क्या लिखूंगा, mv। और यहाँ भी क्या लिखूंगा, F इक्वल टू बोलो बेटा d/dt mv। अब 3 पोजीशन में आपको बता रहा हूँ। इसमें बताओ कौन कांस्टेंट है, मास। मास कांस्टेंट है तो m क्या आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो F इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा m dv/dt। बोलो ना यार, ये भी सेकंड लॉ है, ये भी क्या है, सेकंड लॉ है। जब मास क्या हो, कांस्टेंट। इसको लास्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू ma। इसको लास्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू ma, क्योंकि आपको पता है जो dv/dt होता है वो क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है। dv/dt क्या होता है बेटा, एक्सेलेरेशन। सब पढ़ रखा है हमने। अब दूसरी बात बेटा सुनो ध्यान से, जरूरी थोड़ी है कि मास हमेशा ही क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहे। मान लो मास कांस्टेंट नहीं है, मान लो मास कांस्टेंट नहीं है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, F इक्वल टू, देखो क्या होगा, F इक्वल टू, अभी कौन कांस्टेंट है, वेलोसिटी। यानी कि मास क्या है, वेरिएबल है। मास क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सर ऐसा नहीं होता, होता है बेटा। रॉकेट के अंदर देखो आप, रॉकेट के अंदर क्या है, फ्यूल भरता है, तो क्या होता है, रॉकेट जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मान लो रॉकेट की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका फ्यूल क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। बोलो उसका फ्यूल क्या हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में खत्म हो रहा है, और बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है उसमें। अरे बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है उसके अंदर, तो फ्यूल क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो फ्यूल खत्म हो रहा है तो मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बोलो ना यार। वैसे रॉकेट के अंदर ना चेंबर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, चेंबर। एक चेंबर में जैसे कि फ्यूल खत्म हुआ, वो पूरा खत्म हुआ, वो चेंबर हट जाता है उससे, वो चेंबर क्या हो जाता है, हट जाता है। मतलब भारी मात्रा में मास जो है वो रिलीज हो जाता है या हट जाता है, रिमूव हो जाता है, कुछ भी बोलो आप। तो इस प्रकार से रॉकेट के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन मास क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो मान लो ऐसे केस के अंदर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको ये देखना है क्वेश्चन में क्या मास कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या दोनों कांस्टेंट है, क्या दोनों कांस्टेंट नहीं है। अरे देखना है इस प्रकार से, तो आप फोर्स को कंसीडर कर पाओगे। तो बेटा अब समझो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, dm/dt। बोलो ना यार, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dm/dt। बताओ क्या मेरी बात समझ आ गई क्या। ये फॉर्मूला कहाँ लगता है, वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं है। एक तो लगता है बेटा कॉन्वेयर बेल्ट के अंदर। सर ये कॉन्वेयर बेल्ट क्या होती है, मेरी बात को सुनना। आपने कभी मशीनें देखी हो तो ठीक है, नहीं देखी हो तो मैं इमेजिन करवा रहा हूँ। इमेजिन करें कि कई बार क्या होता है कि जो भारी पत्थर होते हैं ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। चक्की जैसी मशीन होती है, वहाँ पे मशीन में डाला जाता है भारी भारी मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों को, और वो क्या करती है, उनको छोटे छोटे ग्रिड टाइप के पत्थर में। तो ग्रिड टाइप के पत्थर कैसे आते हैं, जैसे मशीन लगी हुई है, यहाँ पर क्या है, एक चौड़ा सा बेल्ट लगा होता है, चमड़े का एक बेल्ट लगा होता है, ठीक है ना। चक्की जैसी मशीन होती है, तो वो बेल्ट ऐसे घूमता रहता है, वो बेल्ट ऐसे घूमता रहता है। वो वहाँ से क्या होता है कि जो भारी पत्थर है ना, वो छोटे छोटे पत्थर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और छोटे छोटे पत्थर किस पे आके गिरते हैं, बेल्ट पे। अब वो बेल्ट क्या करता है, उन छोटे छोटे पत्थरों को लाके यहाँ नीचे इकट्ठा कर देता है, वापस गोल घूम के। इस प्रकार से वो मशीन चलती रहती है। तो उसमें भी मास कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन बेल्ट की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। नहीं है बात समझ में। अरे इसके अंदर कुछ ऐसा होता है रे प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर कुछ सिस्टम होता है, इस प्रकार का सिस्टम होता होगा, और यहाँ पर क्या लगी रहती है, ये बेल्ट लगी रहती है, ये क्या लगी रहती है,
बेल्ट, और ये घूमती रहती है। और यहाँ से जो भी है ना पत्थर अत्थर जो है वो क्या करते हैं, यहाँ जो डालते हैं पीस पिसा के कैसे आते हैं, तो वो इस पे आते हैं ऐसे, और वो यहाँ आके इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना बेटा, ये जो है ना, ये जो मैंने बताया आपको, इससे क्या है, ये आपके उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर भी आती है। हम इससे क्या करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स का है ना प्यूरिफिकेशन भी करते हैं। ये एक मेथड होता है उसके अंदर, है ना बेटा, अलग अलग मेथड होता है। हालांकि उन मेथड पे अपन नहीं जाएंगे। आप तो ये देखो कि अगर कॉन्वेयर बेल्ट का नाम कहीं भी आ जाए तो ये ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें बेल्ट की वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट, लेकिन बेल्ट के ऊपर जो मास है ना वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आपके आ जाएगी। एक तो कॉन्वेयर बेल्ट आ जाए, और एक बेटा प्यारे बच्चों अगर आपके पास आ जाए क्या, रॉकेट का नाम आ जाए, तो भी ये वाला फॉर्मूला वहां पे लगता है, F=V dm/dt। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि आप सब बच्चों के? अगर बेटा मान लो दोनों बदले, m और v बदले, तो ना तो m बाहर आ सकता है ना ही v बाहर आ सकता है। यानी कि बेटा प्यारे बच्चों हमें यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा दो फंक्शन मान के, और दो फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा बता रखा है आपको, याद करो आप। वो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किसी एक को ऐसा कैसा लिखते हैं और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और दूसरे वाले को ऐसा कैसा रखते हैं। अरे यार बताया था यार। अब देखो ना प्यारे बच्चों, इसको ऐसे करेंगे, जैसे कि मान लो मैं m को तो ऐसा कैसे लिख लेता हूँ, v का डिफरेंशिएशन कर दो dv/dt, बोलो ना यार, फिर क्या लगाओ प्लस। अब बताओ एक बार तो किसका हो गया, v का, अब किसका करेंगे, m का। तो जब m का करेंगे तो v को क्या लिखेंगे बाहर, और ये m का हो जाएगा, बोलो ना यार। बताओ क्या आपके ये मोमेंटम वाली कहानी भी समझ में आ गई क्या बेटा? कोई डाउट नहीं है मोमेंटम वाली कहानी के अंदर। बताओ रॉकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये वाला लगेगा। जहाँ पे मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। मान लो दोनों चेंज हो रहे हो, मान लो वो बोले एक ऐसा रॉकेट है जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, तो फिर फॉर्मूला ये लगेगा, मतलब उसके अंदर वेलोसिटी भी बदल रही है और मास भी बदल रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बोलो ना प्यारे बच्चों, क्लियर है? देखो यहाँ से अब इसका एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या बोल रखा है जो हम देख लेते हैं, एक और चीज। अच्छा थोड़ा सा वेक्टर वाइज तो आपको आता है बेटा। देखो मैंने आपको थोड़ा सा बता रखा है, अगर मैं बेसिकली थोड़ी सी बात कर लूँ, हमारे पास में ए वेक्टर है बेटा, क्या है, ए वेक्टर। यार बता रखा है ना, कोऑर्डिनेट दे देते तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो आप, वेक्टर में। जैसे कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है तो इसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √x² y² z²। बताओ ये सारी चीजें आती होगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा? अरे कंप्लीट है ना? हम है ना न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्मूले को भी ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्या, F वेक्टर इक्वल टू, बोलो क्या लिख सकते हैं, dp वेक्टर अपॉन dt। बोलो ना यार, F वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, dp वेक्टर अपॉन dt। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, fx इक्वल टू dpx अपॉन dt। Fy इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बोलो बेटा, dpy अपॉन dt। और Fz इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, dpz अपॉन dt। बोलो ना यार, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लो आप इसका x के अलोंग अलग निकालना चाहो, y के अलोंग अलग निकालना चाहो, z के अलोंग अलग निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। फिर नेट फोर्स निकालना हो, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला अभी आपको बताया था मैंने। अगर तीन आ जाए ऐसे x और y वाले, तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, fx² Fy² और Fz²। आप याद करो 2D के अंदर बताया था मैंने कहा Vx और Vy आ जाए तो नेट V कैसे निकालेंगे, √Vx² प्लस Vy²। मैंने बोला आपको Ax Ay आ जाए तो नेट A कैसे निकालेंगे, आपने बताया सर √Ax² प्लस Ay²। अब मान लो वैसे ही Fx Fy और Fz आ जाए तो नेट F कैसे निकालोगे, तो सर √Fx² प्लस Fy² प्लस Fz²। बताओ ना प्यारे बच्चों, आपकी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर हम ऐसे ही एक क्वेश्चन को देख लें तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अरे समझ में तो आ रही है ना? कोई बोले सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, ये बोल रहा है कि एक फोर्स हमारे पास में, फोर्स की वैल्यू है F वेक्टर इक्वल टू, बोलो क्या है बेटा, 6ik - 8j कैप, 6ik - 8j कैप 10k कैप। ये फोर्स की वैल्यू दे दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने हमेशा बोला है फिजिक्स के अंदर आप पहले क्वेश्चन को लिखिएगा, जितना ईजी करके आप उसको लिख सकते हो, गिवन को लिख सकते हो, वो लिखिएगा। आगे बोल रहा है एक्सीलरेशन, ए की वैल्यू की बात कर रहा है, √2 मीटर/सेकंड²। बताओ एक्सीलरेशन कितना दे रखा है बेटा, √2 मीटर/सेकंड²। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, m बोल रहा है। बोलो क्या पूछ रहा है बेटा, m। बताओ ना यार प्यारे बच्चों, क्लियर समझ में आ गया ना? अब आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, ma। बोलो क्या होता है, ma। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F अपॉन a। लेकिन a तो देखो स्केलर में दे रखा है,
और एफ किस में दे रखा है, वेक्टर में। तो प्यारे बच्चों हम जो फोर्स है ना उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्केलर में, यानी कि उसका निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। तो प्यारे बच्चों यहाँ से m इक्वल टू एफ कितना आ जाएगा, √36, अरे आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 64, फिर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, माइनस नहीं आएगा क्योंकि -8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +64। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और नीचे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन √2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, कंप्लीट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। नोट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि फर्स्ट लॉ जो डिफाइन करता है फोर्स को, फर्स्ट लॉ तो क्या करता है, डिफाइन करता है बेटा, डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ तो। और जो सेकंड लॉ है ना प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ जो है ना न्यूटन का, वो क्या करता है, फॉर्मूला देता है, वैल्यू देता है फोर्स की, है ना, मैग्नीट्यूड की बात करता है। किसकी बात करता है, मैग्नीट्यूड की बात करता है। बोलो मेरी बात समझ आ गई ना बेटा। मैंने वापस दो चीजें बोली, बोलो आपसे बोले न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या करता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है। आप ये देखो ना, ये दिया फोर्स का मैग्नीट्यूड F इक्वल टू ma, यानी मैग्नीट्यूड वैल्यू कौन बताता है, सेकंड लॉ, और फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है। फटाफट छापो इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2। देखो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में ये बोल रहा है, देखिए सब बच्चे देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारे पास में ना एक ब्लॉक है। बोलो क्या है प्यारे बच्चों, एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का जो मास है ना, वो मास है कितना, 5 kg। बताइए प्यारे बच्चों इस ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg है। आप ये समझना इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक मान लो एक कोई पाइप के द्वारा यहाँ इस पे पानी डाला जा रहा है, मान लो प्रेशर से, है ना, प्रेशर से क्या डाला जा रहा है बेटा, पानी डाला जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर। अब बताओ इस पे धक्का लगेगा नहीं लगेगा, 5 kg। सिंपल सी बात है ना, अभी जैसे कि हम मोटर का पाइप होता है तो उससे आधा उसको दबा के कोई भी एलिमेंट नीचे पड़े हुए हैं तो वो क्या होने लग जाते हैं, आगे मूव करने लग जाते हैं, उन पे एक प्रकार का क्या लगता है, फोर्स लगता है। इन भाई साहब ने क्या दे रखा है कि ये जो है ना, ये वाटर है, वाटर एट द रेट ऑफ 3 kg/s। अब सुनना, इसने कुछ भी नाम नहीं दिया, इसने बोला है रेट ऑफ वाटर। क्या बोला इसने, रेट ऑफ वाटर। हमें इस शब्दावली से तो ज्यादा पता नहीं लग रहा, लेकिन रेट वर्ड से d/dt का पता लग रहा है, मतलब वाटर d/dt हो सकता है। लेकिन हम इतना लोड क्यों लें, ये बोल रखा है 3 kg/s। तो हमें समझ में आ गया एक प्रकार से dm/dt दे रखा है, क्योंकि dm/dt क्या होगा, kg/s। बोलो ना यार, तो dm/dt की वैल्यू एक प्रकार से कितनी दी हुई है भाई साहब, 3। क्या मैंने गलत बोला क्या, बोलो ना यार बेटा, मैंने गलत बोला क्या, नहीं बोला ना। dm/dt कितना दे रखा है, 3। अब ये बोल रहा है कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड दे रखी है हमारे को कितनी बेटा, 4 मीटर/सेकंड दे रखा है स्पीड। बोलो 4 मीटर/सेकंड दे रखा है। बोल रहा है एक्सेलेरेशन बताओ, क्या बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ। प्यारे बच्चों बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सेलेरेशन हमें पता है कि फोर्स आ जाएगा तो एक्सेलेरेशन भी आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन। लेकिन अब देखो फोर्स के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। मैंने आपको बताया था v बिल्कुल कांस्टेंट दे रखा है, dm/dt कितना दे रखा है, 3। तो हमें समझ में आ रहा है कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, v dm/dt। हमें समझना पड़ेगा ना, हमें समझना पड़ेगा। तो F इक्वल टू प्यारे मेरे बच्चों v इक्वल टू ये दे दिया 4 और dm/dt कितना दे दिया 3, तो ये कितना हो गया बेटा 12 न्यूटन। बोलो ना यार, F इक्वल टू कितना आ गया 12 न्यूटन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। बोलोगे सर कितना आसान है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो है वो समझ में आ गया। अब समझो मास निकालना है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है, किसका निकालना है, ब्लॉक का निकालना है। तो F इक्वल टू क्या होता है, ma, ये 12, मास कितना 5, और ये a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/5। बताओ ना प्यारे बच्चे समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है, आसान है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात कर लें। एग्जाम्पल नंबर जो इसके अंदर 3 दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, कि हमारे पास में ना एक ब्लॉक है ना, उसी तरीके का वही 5 kg का ब्लॉक है। क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। एक 5 kg का जो है वो ब्लॉक है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट इन द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, द ब्लॉक इज ऑफ मास 5 kg और ये रेस्ट में ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये बोल रहा है कि ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो आप हमें बता दीजिए कितना होगा। ये 50 न्यूटन दे रखा है 60 डिग्री के ऊपर। ये बोल रहा है कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। बताओ कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, और ये एंगल दे दिया भाई साहब 60 डिग्री। बताओ क्या दे दिया, 60 डिग्री। ये एफ दे रखा है, बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। बोलो क्या बताओ, एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों समझना मेरी बात को ध्यान से, एक्सेलरेशन किधर मूव करेगा, ये इधर। तो हमें अलोंग टू सक्सेस से मतलब है, बताओ किससे मतलब है,
तो अब कई बार ऐसा होता है कि एक्सीलरेशन पूछते हैं तो हम यहाँ गलत कर देते हैं। गलत ये कर देते हैं, फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, सर बिल्कुल आसान है, F इक्वल टू ma लगा दो। तो प्यारे से बच्चे क्या करते हैं, F इक्वल टू ma लगाते हैं, बोलते हैं सर F कितना है 50 है, मास कितना है 5 है, ये लो सर A कितना आ गया 10, लेकिन आंसर आया उसमें नंबर कितना आया -1। ये समझना बात को। कारण ये है, बोलो सर गलती कहाँ है, अरे भाई 50 न्यूटन को आप ये देखो, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, तो वो हर चीज़ों को जज करेगा। हमें पूरा तरीके से उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि 50 न्यूटन, ये बॉडी ना 50 न्यूटन से नहीं चल रही है, ये बॉडी 50 न्यूटन से नहीं चल रही है। अरे भाई इसका कौन सा, एक बात बताओ, ये इधर चल रहा है तो इधर कितना फोर्स लग रहा है, उससे ये बॉडी चल रही है। ये बॉडी किसकी वजह से चल रही है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, ये तो तिरछा लग रहा है, अरे ये तो तिरछा लग रहा है, तो इसका करना पड़ेगा हमें कंपोनेंट। और कंपोनेंट तो हमें बहुत अच्छे से आता है, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे लिखते हैं कॉस। तो बताओ एंगल किसके साथ बना, यहाँ बोलो यार, यहाँ एंगल बना तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 60, एंगल कितना है 60। अब बताओ फोर्स कितना है 50, तो फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, और cos के 90 डिग्री पर, cos के प्यारे बच्चों 90 डिग्री पर, ये लो ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ क्या आएगा sin 60, और फोर्स कितना है 50। बताओ क्या गलत बोला क्या यार मैंने, है ना बेटा, समझ में आ गए सब बच्चों के। अब एरो की बात करें, पकड़ के ऊपर ले जाओ तो एरो ऐसे आएगा, पकड़ के नीचे ले जाओ तो ये आएगा। अब बताओ इसके कंपोनेंट कर दिए तो ये वाली बात खत्म। बोलो यस और नो बेटा, इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मूव कैसे कर रहा है, ऐसे, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। कहाँ गया, कैसे बैलेंस हुआ, इसकी कहानी अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। हमें मतलब है 50 sin 60 से मूव कर रहा है ये किससे। अब हमारे लिए नेट फोर्स ये है अलोंग टू एक्सिस, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 50 sin 60, ये तो फोर्स हो गया, और इधर लगाएंगे ma, तो इधर होगा 50, है ना, और इधर क्या आएगा sin 60, और m कितना आ गया, m कितना है 5, और ये a इक्वल टू कितना जाएगा 10 sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, यही होती है क्या, बोलो ना यार। तो ये कितना हो जाएगा 5√3। बताओ प्यारे बच्चों एग्जाम्पल समझ में आए कि नहीं आए आप लोगों के, कंप्लीट है, चलो कॉपी करो इनको। इसके बाद है ना हम बात करेंगे इम्पल्स की। बताओ किसकी बात करते हैं बेटा, इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स, देखो मैं एक बात बताऊँ, कोई भी लार्ज फोर्स है ना बेटा, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। बताओ इम्पल्स किसको बोलते हैं बेटा, कोई भी लार्ज फोर्स जो है अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक बात बताऊँ, बैटर खेल रहा है, वो बॉल के मारता है, तो वो एक बात बताओ, वो बॉल उस बैट के क्या हो जाती है 10 मिनट तक तो चिपकी रहती है, क्या ऐसा होता है क्या, अरे नहीं होता ना। वो उस बॉल पे जो फोर्स लगना है ना वो चंद सेकंडों के लिए लगना है, बोलो ना यार, तो वहाँ पे क्या जनरेट हो गया, इम्पल्स जनरेट हो गया, मतलब लार्ज फोर्स लग रहा है शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इम्पल्स बोलते हैं। बताओ बात समझ में आ गई बेटा। इम्पल्स को ना आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एफ डेल्टा टी। बताओ इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी। बताओ समझ में आ गया क्या बेटा, आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी। मेरी बात को समझना बेटा, एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है, एफ क्या है बेटा, फोर्स, लार्ज फोर्स, और डेल्टा टी क्या है बेटा यहाँ पे, टाइम। यानी कि फोर्स और टाइम का जो मल्टीपल है ना बेटा, वो क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इम्पल्स। तो हम लिख देंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाए तो हम बोल देंगे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो इम्पल्स होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें बेटा यहाँ से यूनिट की बात कर लें, बताओ किसकी बात कर लें बेटा, यूनिट की। तो देखो यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन। बताओ क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो इसकी जो ऐसा यूनिट है ना वो क्या हो जाएगी बेटा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगी। बोलो यस और नो बेटा, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी ऐसा यूनिट जो है वो हो गई न्यूटन और सेकेंड। यहाँ पे एक बात समझना ना बेटा, प्लीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पे दो फॉर्मूले आपको लगाने हैं, ठीक है ना, दो फॉर्मूले ऐसे लगाना है कि हमारे पास में दो केस हो सकते हैं, एक तो केस फर्स्ट हो सकता है और एक केस सेकंड हो सकता है। प्यारे बच्चों आप समझो, केस फर्स्ट को मैं क्या बता रहा हूँ, इफ फोर्स, जो फोर्स है ना बेटा वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा हो। बोलो फोर्स क्या हो रहा है, चेंज, यानी फोर्स वेरिएबल हो। प्यारे बच्चों फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो। एक चीज़ और हो सकती है कि फोर्स क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। बोलो फोर्स क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, मतलब बदल नहीं रहा हो, ठीक है। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो जो मैंने बताया, एफ डेल्टा टी, डायरेक्ट लगा दो आप, है ना बेटा। और अगर फोर्स बदल रहा है तो आप, फोर्स चेंज हो रहा है तो आप फॉर्मूला लगाओ एफ डी टी, इंटीग्रेशन वाला। बोलो क्या लगाओ बेटा, इंटीग्रेशन वाला। यहाँ क्या आ जाएगा T1 और यहाँ क्या आ जाएगा T2, इनिशियल टाइम, और यहाँ क्या आ जाएगा फाइनल टाइम। अगर फोर्स चेंज हो रहा है प्यारे बच्चों, अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो आप फॉर्मूला लगा दो क्या बेटा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी।
और अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आई इक्वल टू क्या बेटा एफ डेल्टा टी। बोलो बात समझ आ गई ना बेटा। फोर्स कांस्टेंट है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा आई इक्वल टू एफ डेल्टा टी, और अगर फोर्स मतलब चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा बेटा आई इंटीग्रेशन एफ डी टी। बताओ बात समझ आ गई ना बेटा, क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये आपके इम्पल्स वाला जो मैटर है वो क्या हो गया फिनिश हो गया। अब यहाँ समझना एक आता है हमारे पास में बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ज्यादा इसको सोल्व नहीं करता हूं। आई इक्वल टू डेल्टा पी, नाम सुना है क्या आपने? नहीं सुना, मैं बता रहा हूं। आई इक्वल टू क्या है बेटा डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है इम्पल्स के इक्वल होता है। इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बोलो वापस बोलो, क्या बोला मैंने? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है? सीधी सीधी बात है, इसके अंदर अगर मोमेंटम में क्या होता है बेटा चेंज होता है वो इम्पल्स के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये होता है आई इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। मेरी बात सुनो, यानी कि इम्पल्स को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3। बोलो ना यार। अब ये कब लगाना है? ये तब लगाना है जब फोर्स दे दे लेकिन वो वेरिएबल दे इन टर्म्स ऑफ टाइम। यहाँ फोर्स जो गिवन होगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ हमें गिवन होगा ये कब लगेगा फॉर्मूला? गिवन होगा कौन? एफ, फोर्स गिवन होगा। कौन गिवन होगा? फोर्स। और इन टर्म्स ऑफ किस में गिवन होगा बेटा? टाइम के अंदर। बोलो यहाँ फोर्स गिवन होगा। बोलो फोर्स क्या होगा? गिवन होगा ना बेटा, लेकिन वो जो फोर्स गिवन होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। यहां हमें फोर्स गिवन ही नहीं करेगा। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब वो हमें मास और वेलोसिटी गिवन करेगा। बोलो क्या गिवन करेगा? मास और वेलोसिटी और फोर्स पूछेगा। तो मास और वेलोसिटी में हम देख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे और फाइनल क्या निकाल लेंगे? मोमेंटम। अरे प्यारे बच्चों इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू बोलो क्या एम वी फाइनल और माइनस एम वी इनिशियल। बोलो ना यार बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो इम्पल्स है ना, क्या बेटा इम्पल्स जो है ना वो उसकी यूनिट और मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? सेम। डायमेंशन भी क्या होगी? सेम। इस चीज को भी आप कंसीडर करके लिख ले। एक चीज मैं पहले भी बताया था आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, जो न्यूटन्स लॉ हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है ना, वैसे गैलीलियो का लॉ अलग है, लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियो लॉ और इनिशियल लॉ भी कहते हैं। स्टेटमेंट वाइज ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को इनिशियल लॉ और गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखना। बताओ ये क्या पूरा समझ में आ गया कि बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? कॉपी करो फटाफट फास्ट।